तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में, पीएच के बारे में और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कवर किया था। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा है मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल कार्बोनेट्स ऑफ सम मेटल्स ऑल्सो एक्ट्स एज बेसिस, यानी कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके मेटल ऑक्साइड्स और मेटल कार्बोनेट्स बेस की तरह काम करते हैं, यानी कि वो बेस की तरह एक्ट करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे धातु हैं जिनके ऑक्साइड और कार्बोनेट एक बेस यानी क्षारक की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। ये सारे ऑक्साइड्स, ये कार्बोनेट्स, ये सब बेस की तरह काम करते हैं, यानी वो वही प्रॉपर्टीज शो करेंगे जो एक बेस शो करता है। अगर मेटल ऑक्साइड्स और मेटल कार्बोनेट्स बेस की तरह एक्ट करते हैं तो एसिड के साथ रिएक्शन करके उन्हें सॉल्ट और वाटर बनाना चाहिए। तो हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे यही हो रहा है, मेटल ऑक्साइड था, इसका रिएक्शन एसिड के साथ करवाया तो क्या बना, सॉल्ट बना, और क्या बना, वाटर बना। जैसे एग्जांपल है मेरे पास सोडियम ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड, इसका रिएक्शन करा दूँ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड प्लस क्या बन रहा है हमारा, वाटर। तो सोडियम ऑक्साइड था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, क्या बना, सोडियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है प्लस वाटर बना। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, बना कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बना। उसी तरह से अगर हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स हैं, ये मेरे पास मेटल कार्बोनेट है, अगर इसका रिएक्शन एसिड के साथ कराऊँ तो सेम यही सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है प्लस वाटर बनाएगा, और क्या बनेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ऐसा बाई प्रोडक्ट। क्या बनेगा, ये बाई प्रोडक्ट। तो क्या देखा हमने कि मेटल ऑक्साइड्स और मेटल कार्बोनेट्स बेस की तरह काम करते हैं। कैसे, क्योंकि जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं लाइम वाटर टेस्ट के बारे में। लाइम वाटर टेस्ट क्या है, कुछ नहीं, एक सिंपल सा रिएक्शन है, करना कुछ नहीं है, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ठीक, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पानी में घुला हुआ हो, ठीक। उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करानी है, तो आप देखेंगे कि वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। लेकिन जैसे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाएगी, अब वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, क्लाउडी सफ़ेद कलर का, दूधिया रंग का हो जाएगा। और धीरे धीरे वो जो व्हाइट कलर है वो नीचे की तरफ क्या होता जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये जो व्हाइट कलर का कंपाउंड यहाँ पे बना है वो क्या है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस इसके साथ क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो लाइम वाटर टेस्ट ये कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, ठीक, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको वाटर में डिसॉल्व कीजिए, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाएगी तो ये जो पूरा सॉल्यूशन था वो क्लाउडी हो जाएगा, सफ़ेद रंग का हो जाएगा, ठीक। अब ये जो व्हाइट कलर है वो धीरे धीरे आप देखेंगे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना है व्हाइट कलर का, वो कंपाउंड क्या है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। आगे बात करते हैं सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स 3 तरीके के हैं, एसिडिक सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स को हिंदी में कहते हैं लवण, इसका मतलब सॉल्ट्स यानी लवण 3 तरीके के हैं। एसिडिक सॉल्ट्स यानी कि अम्लीय लवण, न्यूट्रल सॉल्ट्स यानी तटस्थ लवण, और बेसिक सॉल्ट्स यानी क्षारीय लवण। एसिडिक सॉल्ट्स कब बनते हैं, जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन किसी वीक बेस के साथ कराया जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि मेरे पास क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन एक वीक बेस के साथ करा दूँ, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड। ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक वीक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, यह एक एसिडिक सॉल्ट यानी अम्लीय लवण है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है। अमोनियम नाइट्रेट क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है। बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स की। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स कब बनते हैं, जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दिया जाए, मतलब एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, उस केस में क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। या फिर किसी वीक एसिड का रिएक्शन किसी वीक बेस के साथ करा दिया जाए तो उस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो भी क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी एक प्रबल अम्ल का रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी एक प्रबल क्षारक के साथ हो जाए, या फिर किसी वीक एसिड यानी एक दुर्बल अम्ल का रिएक्शन किसी वीक बेस यानी एक दुर्बल क्षारक के साथ हो जाए, तो उस केस में जो सॉल्ट यानी जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, यानी तटस्थ होगा। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। बात करते हैं बेसिक सॉल्ट्स की। तो बेसिक सॉल्ट्स क्या है, जब किसी वीक एसिड का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दिया जाए, मतलब कि मैं एक वीक एसिड लूँ
और उसका रिएक्शन जिस बेस के साथ कराऊँ वो बेस कैसा हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, यानी कि एक दुर्बल अम्ल लूँ और एक प्रबल क्षारक लूँ, उनका आपस में रिएक्शन करा दूँ तो जो सॉल्ट यानी जो लवण बनेगा वो बेसिक होगा, यानी वो क्षारीय लवण होगा। एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट एक्सेट्रा। कैसे बन रहा है एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको। तो एग्जाम्पल ले एक बेसिक सॉल्ट की, एक बेसिक सॉल्ट यानी एक क्षारीय लवण कैसे बनता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन करा दूँ मैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दूँ। यह एक वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इनका अगर आपस में रिएक्शन कराऊँ तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, CH3COONA। क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा हमारे पास H2O यानी वाटर बनेगा। तो यहाँ पे देखा एक वीक एसिड लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, इनका रिएक्शन कराया तो जो सॉल्ट बना वो कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। ठीक, तो आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच का क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एंजाइम्स इन स्टमक एक्ट ओनली एट एसिडिक पीएच सो HCl इज सिक्रेटेड। मतलब कि हमारे पेट में जो भी एंजाइम्स हैं वो सिर्फ एसिडिक पीएच पे यानी सिर्फ अम्लीय पीएच पे काम करते हैं, इसलिए हमारे पेट में एक एसिड निकलता है जिस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसीलिए निकलता है ताकि स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स सही से फंक्शन कर सकें, नहीं तो वो एंजाइम्स फंक्शन ही नहीं करेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इफ़ HCl इज प्रोड्यूस्ड मोर देन नॉर्मल देन इट इज़ कॉल्ड एसिडिटी, टू न्यूट्रलाइज इट वी यूज़ एंटासिड्स। अगर HCl ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए, जितना बनना चाहिए था उससे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में बन जाए, तो उस समस्या को एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी या फिर आम भाषा में लोग कहते हैं ना कि गैस बन गया है पेट में, तो ये एसिडिटी की समस्या होती है अगर ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाए तो। अब इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यानी इसके तटस्थीकरण के लिए हम एंटा एसिड्स का यूज़ करते हैं। एंटा एसिड्स क्या होते हैं, ये नॉर्मल कुछ वीक बेस होते हैं जिनका यूज़ करके आप इस एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, एसिडिटी को कम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस दे फॉर्म H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड दैट डिक्रीजेज द पीएच ऑफ रेन नोन एज एसिड रेन। मतलब कि जब बादल के अंदर जो पानी की बूंदें हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करती हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी है उसका पीएच क्या हो जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है, और इस तरीके की बारिश को हम लोग एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ पीएच ऑफ सॉइल बिकम्स एसिडिक देन वी ऐड लाइम वाटर यानी कैल्शियम कार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज इट। देखिए कभी कभी क्या होता है, जिस खेत में किसान खेती कर रहा है उस मिट्टी का पीएच कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, यानी कि अम्लीय हो जाता है। तो अगर सॉइल का पीएच एसिडिक हो जाएगा तो उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, उसमें पौधे नहीं उगेंगे। तो अब किसान क्या करें, तो उस केस में किसान क्या करते हैं, खेत के अंदर लाइम वाटर का छिड़काव करते हैं। लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में घोलते हैं, फिर इस घोल को क्या करते हैं, मिट्टी में छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं, ताकि वो जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए ना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, बेस है, और मिट्टी के अंदर क्या है, एसिड है। अगर इसको छिड़केंगे तो वो दोनों एसिड और बेस आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करके सॉल्ट बना देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, तो एंट और बी स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड विच कॉजेज पेन, सो वी यूज़ वीक बेसिस लाइक बेकिंग सोडा टू गेट रिलीफ। मतलब कि जो चींटी काटती है या जो मधुमक्खी काटती है हमें, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक, जब ये चींटी या मधुमक्खी में काटती है तो ये फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो जब हमारे टिश्यूज़ में या हमारे सेल्स के पास ये पहुंचता है तो क्या कॉज करता है, पेन, यानी कि हमारे मांसपेशियों में क्या होती है, जलन होती है, दर्द होता है। तो इस जलन से या इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, एक वीक बेस है। ठीक, फॉर्मिक एसिड और बेकिंग सोडा आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक सॉल्ट बना लेंगे, सॉल्ट बन जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा और ये जो जलन है वो खत्म हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या देखा कि हमारे पेट में एंजाइम्स को काम करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए, इसलिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। दूसरा पॉइंट क्या देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए तो उसे एसिडिटी की समस्या होती है, इसको खत्म करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या देखा, बादलों में जो बारिश की बूंदें होती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, जो कि बारिश के साथ अगर नीचे आएगा तो उस बारिश को कहते हैं क्या, एसिड रेन। अगला पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर मिट्टी का पीएच
एसिडिक हो जाए तो उस केस में मिट्टी के अंदर क्या मिलाया जाता है, लाइम वाटर यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन मिलाया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। लास्ट पॉइंट क्या देखा, जो चींटी या मधुमक्खी हमें काटती है तो उसके अंदर क्या होता है, एक फॉर्मिक एसिड होता है जो कि हमें दर्द देता है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा से अपने स्किन को क्या करते हैं, रब करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट यानी जो खाने वाला नमक है कॉमन सॉल्ट, उससे हम और क्या क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ हम कॉमन सॉल्ट से बनाते हैं वो है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, वो कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेन किया जाता है। किस प्रोसेस से, तो जिस प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है यानी कास्टिक सोडा कहते हैं इसे, जिस प्रोसेस से कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है उस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कैली प्रोसेस। ये वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। इसमें होता क्या है, इस प्रक्रिया में हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, फिर उस सॉल्यूशन के अंदर करंट पास कराते हैं, जिसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होता है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो क्या हुआ, क्लोर एल्कैली प्रोसेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या किया गया, सोडियम क्लोराइड लिया, वाटर लिया, दोनों को आपस में मिक्स किया, फिर उसके अंदर से करंट पास कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन गैस बना और हाइड्रोजन गैस बना। अब देखिए हमने ये देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते वक्त क्लोरीन गैस भी निकल रहा है और हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है, तो इनको क्या करें, ऐसे ही फेंक दें, कहीं भी ऐसे बहा दें, निकाल दें, नहीं, हम इनका भी यूज़ कर लेते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस इनको आपस में ही रिएक्ट करा देंगे, मतलब इनका आपस में ही क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल हम दूसरे कामों में कर सकते हैं, मतलब कि बनाने गए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना लिए, डबल फ़ायदा। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं कि अगर आप क्लोरीन गैस को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कराना चाह रहे हैं तो आप इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दीजिए। तो क्लोरीन गैस का रिएक्शन अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। ये जो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, कपड़े साफ़ करने के लिए, कपड़े साफ मतलब कि एक वाइटनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अब आते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं जल का क्रिस्टलीकरण। ठीक, जल का क्रिस्टलीकरण या जलीय क्रिस्टलीकरण, इंग्लिश में कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये है क्या, ये डिफिनीशन क्या कह रहा है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब बाय अ सॉल्ट व्हेन प्लेस्ड इन मॉइस्चर। ये तो डिफिनीशन हो गया, मतलब क्या कह रहा है ये, देखिए कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जब इनको वाटर के अंदर रखा जाए या मॉइस्चर में मतलब नमी वाले इलाके में रखा जाए तो ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब कि पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस सोख लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को सोख लेते हैं। आपने ये NaCl जो हमारा खाने वाला नमक होता है उसमें भी ये चीज़ आपने देखा होगा, अगर नमक को नमी वाले इलाके में रख दिया तो नमक पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही जो वाटर को एब्जॉर्ब करना है ना, इसी को कहते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि वाटर को क्या कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कब, जब उनको मॉइस्चर में मतलब नमी वाले इलाके में रखा जाए। और ये वाटर को ऐसे ही नहीं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट में ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं कि एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल है तो वो इतने वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट का एक मॉलिक्यूल 5 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है। तो ये फिक्स है कि कॉपर सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है तो वो 5 ही वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर से देखते हैं, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, देखिए कुछ सॉल्ट्स होते हैं जब इनको मॉइस्चर में रखा जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, एक फिक्स अमाउंट में। इसी प्रोसेस को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमें 2 सॉल्ट्स का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद करना है। पहला है कॉपर सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक मॉलिक्यूल 5 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है। तो कोई पूछे कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो 5 है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5। कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो इसका एक मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल बात है। अब बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की थोड़ी सी और आगे। जो कैल्शियम सल्फेट है इसको जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है, आमतौर पर हम इसे जिप्सम के नाम से जानते हैं। आपने जिप्सम का नाम बहुत बार सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड कुछ काम होता होगा या कहीं पेंटिंग वेंटिंग काम होता होगा तो वहाँ पे जिप्सम शब्द आपने सुना होगा। तो जिप्सम क्या होता है, यही कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसे पढ़ते हैं CaSO4.2H2O, ये हमारा क्या है, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम। जब जिप्सम को हीट किया जाता है
तो इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से निकल जाते हैं। तो ये बन जाएगा CaSO4.12H2O। ये जो CaSO4.12H2O है इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे कहते हैं क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मैंने क्या लिया? CaSO4.2H2O यानी कि जिप्सम लिया, जिप्सम को हीट किया तो क्या बन जाएगा? CaSO4.12H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल होता है मेकिंग टॉयज़, खिलौने बनाने में, मेकिंग आइडल्स यानी मूर्तियाँ बनाने में, मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स यानी सजावट के सामान बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और फिक्सिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स यानी कि हड्डियाँ अगर कहीं से फ्रैक्चर हो गई हैं, कहीं से टूट गई हैं, तो उसको फिक्स करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने बायोलॉजी का पहला चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। तो ये चैप्टर समाप्त। चलते हैं, अब मिलेंगे अगले एपिसोड में।